हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं यार आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 6 वालों का जो हमने शुरू किया था पॉलिटी का, वो आज हम लोग नया चैप्टर लेके उसमें आ चुके हैं। ये आपका 10वां चैप्टर है इस बुक का, नई एनसीईआरटी है। इसमें आज हम लोग पॉलिटी को समझेंगे, आधारभूत लोकतंत्र और शासन। ये आपका पहला है, भाग 1 है, मतलब पार्ट 1 है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर को हम आज पूरा कवर कर लेंगे क्लास 6 वाले स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, तब भी आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आपकी एक विकसित समझ विकसित हो सकती है कि किस तरीके से चीजों को हमें समझना चाहिए, किस तरीके से चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए जो नंबर्स हैं उनके आप आधार पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहले यहां पर अब एनसीईआरटी ने जो नया ट्रेंड शुरू किया है उसके अनुसार ही हम लोग भी चलेंगे। एनसीईआरटी सबसे पहले कह रही है यार कि आपका जो आधारभूत लोकतंत्र है, इस चैप्टर के बारे में महाभारत से पहला कोटेशन लिया गया है। क्या कहा गया है कि राजानाम धर्म गोप्ताराम धर्मो रक्षति रक्षता, मतलब शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब जो एक तरीके से एक जो शासक है, शासक का अर्थात मतलब जो किंग है, जो राजा है, वो पूरी तरीके से जो है राज्य की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसका जो है धर्म खुद ही उसकी रक्षा करता है। इस तरीके से महाभारत से पहला कोटेशन लेके इन्होंने इस चैप्टर की यार शुरुआत करी है। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत इन्होंने महाभारत से करी हुई है। इसके बाद इन्होंने रिगोबार्ट मेंचू तुम, इस तरीके से उनका कुछ लिया है। न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, और संस्कृति और लोगों की पहचान सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। इस तरीके से इन्होंने इसकी यहाँ पे शुरुआत करी है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो जिनका आंसर हमें आज एनसीईआरटी में मिलेगा। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि शासन का अर्थ क्या है। आखिरकार जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या अर्थ होता है, ये आज हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो सरकारें हैं वो कैसे काम करती हैं यार, सरकारें कैसे काम करती हैं। फिर हम समझेंगे कि आखिरकार जो लोकतंत्र है, आखिरकार जो लोकतंत्र है वो होता क्या है, लोकतंत्र क्या है, इस बात को भी आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले एक फिगर ये देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये फिगर, इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही शानदार फिगर एनसीईआरटी ने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही अच्छा फिगर एनसीईआरटी ने ये बनाया है। इसको ध्यान से समझिए, देखिए यहां पे लोकतंत्र दिया है, शासन दिया है, सभा दी है, कानून की बात कही है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, ये सारी बातें यहां पर इन्होंने इस चित्र में हम लोगों को क्या करी है, बताने की कोशिश करी है। आज हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आखिरकार इस परिचय इसका क्या है, आखिरकार इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जी यार। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार एक जो मानव जीवन है, सबसे पहले एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसके माता पिता होते हैं, पूरा परिवार होता है, सारी चीजें हैं। उसमें जो एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, जो व्यक्ति के साथ चीजें हो रही हैं, वहां पर कोई व्यक्ति पूरी सामाजिक प्रक्रिया का किस प्रकार से निर्वहन करेगा, उस बात को समझाने की कोशिश यार एनसीईआरटी ने सबसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में की है। मतलब पूरी तरीके से जो समाज है उसमें किस तरीके से व्यक्ति का रोल रहता है, किस तरीके से समाज पूरा संगठित रहता है, किस तरीके से न्याय वहां पर किया जाता है, किस तरीके से लोग आपस में लड़ते भिड़ते नहीं है, अगर अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, तो उन सब चीजों का किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, यह बात समझाने की कोशिश शुरुआत में ही चैप्टर ने करी है। शुरुआत में ही चीजों को समझाने की कोशिश चैप्टर ने करी है। ठीक है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे सबसे पहले ध्यान से सुनना,
जो जो किसी भी तरीके के निर्णय होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियमों और विभिन्न समूहों और सामाजिक जीवन में व्यवस्थित करना, उनका पालन सुनिश्चित करना शासन कहलाता है। अब इसको थोड़ा हमारी बात पहले ध्यान से सुनना, जो हमने अंडरलाइन करी है यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, जो बातें हमने अंडरलाइन यहाँ पे कर रखी हैं वही बातें आपको केवल और केवल नोट्स वगैरह में आपको लिखना है, समझना है। लेकिन आप जब चीजों को किसी भी तरीके से आपको लिखा मिल जाए, उसको पढ़ के चीजें उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी। एक्सप्लेन हम करे दे रहे हैं, एक्सप्लेन हम करे दे रहे हैं ना। अब जो आपकी न्याय व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसको समझिए। शासन यार क्या होता है, अब मान के चलिए यहां पर कोचिंग संस्थान में हमारे 10 टीचर हैं, कोचिंग संस्थान में 10 अध्यापक हैं भाई, और 10 अध्यापक अपने मन मुताबिक चीजों को करना शुरू करें। एक व्यक्ति, गणित वाला व्यक्ति कहे कि नहीं हम गणित पढ़ाएंगे और केवल गणित ही इस यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। अब हम कहें हम पॉलिटी ही पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, और यश दीक्षित सर हैं या जो भी अदर टीचर हैं वो अपना अपना लेके आ जाएं कि मेरा ही जाएगा, इतने टाइम मैं पढ़ाऊंगा। मतलब आपस में चीजों को ओवरलैप करने लगे, चीजें एक दूसरे में अनबन होनी शुरू हो जाए एक ही बात को लेकर, तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर आपकी कोचिंग में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी, है ना, दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी। बिल्कुल बात सही है, आप लोगों को परेशानी होगी। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए शासन का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक नियम बना लेते हैं कि इस समय आपका होगा, इस समय आपका होगा, ये समय आप पढ़ाएंगे, इस समय ये आप पढ़ाएंगे। एक शासन बना लेते हैं, एक अनुशासन का काम करते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये शासन व्यवस्था है जिनका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें शामिल होगी, कोई निर्णय कैसे लिए जाएंगे, सामाजिक जीवन व्यवस्थित कैसे करना होगा, उनका पालन करना सुनिश्चित करना। मतलब हमने कह दिया कि निर्णय ले लिया, हमने कहा कि 4 बजे हमारी क्लास आएगी केमिस्ट्री की, अब 4 बजे फिजिक्स वाले मार्ट साहब आए, वो कह रहे कि नहीं नहीं हमारी जाएगी, तो समस्याएं हैं। इसलिए ये निर्णय और इनका पालन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, शासन में आती हैं। इन सबको हम लोग सामूहिक रूप से शासन कहते हैं। शासन कौन करता है, बोले सरकार शासन करती है। दूसरा शब्द यहां पर क्या इन्होंने यूज किया है, दूसरा शब्द क्या उपयोग किया है, शासन कोई और नहीं करता, शासन हम लोगों पर कौन करता है, सरकार सर बैठी हुई शासन करती है, सरकार हमारे ऊपर शासन करती है। तो शासन करने का काम कौन करता है, सरकार करती है। अच्छा, सरकार शासन करती कैसे है, बोले कानून बनाकर शासन करती है, कानून बनाकर शासन करती है। तो सबसे पहले 3 शब्द हमें यहाँ पे समझने को मिले हैं। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहली बात है कि शासन क्या है, शासन बता दिया हमने। सरकार क्या है, सरकार शासन कर रही है भैया, और किस माध्यम से, बोले कानून बनाकर शासन कर रही है, कानून के माध्यम से शासन कर रही है सरकार। ठीक, कोई दिक्कत इतनी बात समझने में, कोई परेशानी इतनी बात समझने में यार आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात समझने में आपको नहीं होनी चाहिए। अब जरा कुछ चित्रों से बहुत अच्छे अच्छे परिणाम निकालेंगे हम लोग, बहुत अच्छे परिणाम, भयानक परिणाम होंगे। आप लोग कह देंगे कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छी समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छे परिणाम होंगे, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहला चित्र मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। यहां पर जो सरकार के नियम है, जो प्रशासन के कानून है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका पालन हो रहा है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, एक तरफ रेड लाइट है, उधर वाले वाहन आ नहीं रहे हैं, और इधर से वाहन क्या कर रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, इधर वाले वाहन उधर की ओर चले जा रहे हैं। अब ध्यान सुनना, अब ये प्रक्रिया कब है, ये प्रक्रिया तब है जब आपके पास क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये प्रक्रिया तब है जब आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जब आपके पास नियम है। और जरा सोचो, एक भयानक स्थिति जरा ध्यान देखो, यहाँ पे एक भयानक स्थिति यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। कोई रूल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि कितने लोग आगे जाएंगे, कितने लोग रुकेंगे, कितने एक तरफ वाली लाइन चलेगी, पैदल वाले कब निकलेंगे, कोई बताने वाला नहीं, कोई नियम कानून नहीं भैया। सभी लोग, ये वाले कहेंगे कि हमें जल्दी जाना है, ऊपर वाले आ रहे हैं हमें जल्दी जाना है, और इस तरीके का एक पूरा समूह, एक ग्रुप हो जाएगा, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, समस्याएं होने लगेंगी लोगों को। और इस तरीके का दृश्य मेरे पीछे जैसा आप देख पा रहे हैं, ऐसा दृश्य सामने आ जाएगा अगर आप नियम और कानूनों का उल्लंघन करेंगे, नियम कानून नहीं मानेंगे। एक दृश्य ये है जहां पर नियमों का पालन हो रहा है, और एक दृश्य ये है जहां पर नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। दोनों में अंतर आप बहुत ही साधारणतया समझ सकते हैं।
अब ये एक और दृश्य जरा ध्यान से देखिएगा, ये 4 फोटो फिर से देखिएगा। पहली फोटो दिखा रही है किस तरीके से रोड में निर्माण कार्य कौन कर रहा है, निर्माण कार्य भी शासन सरकार कर रही है एक तरीके से। ट्रेन वाला सिस्टम कौन चला रहा है भैया, ट्रेन कौन चला रहा है, ट्रेन भी भाई सरकार चला रही है। इसके बाद हमें सुरक्षा कौन दे रहा है, बोले सुरक्षा भी सरकार देने का काम कर रही है। इसके साथ साथ हमारी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कौन देख रहा है, वह भी यार सरकार देख रही है। स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए, सरकार पर निर्भरता, सरकार होना जो है क्या है, जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए भी ये चीजें क्या है, जरूरी है। इसके साथ साथ जब भी कोई आपदा डिजास्टर आती है, कोई भी आपदा आती है, तब भी हमें सरकार की आवश्यकता होती है, तब भी हमें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रैफिक रूल के लिए पुलिस प्रशासन, उसके बाद न्याय के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जैसी चीजें कहां, सरकार से ही मिलती हैं। इधर ध्यान से देखना, इधर मैं हट जा रहा हूं। शिक्षा के लिए स्कूल सरकार के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। तो सरकार की किस तरीके से भूमिका है, एक तरीके से वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, आप सर्विस कर रहे हुए डाकिया और बैंक की जो सेवाएं देने वाले कर्मचारी हैं, तो वो भी आपको देख सकते हैं। बैंक वाले कर्मचारी बैंक की सुविधाएं आपको दे रहे हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है यार, सरकार कर रही है। ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे भाई, बोले सरकार कर रही है यार। सरकार के देखो जरा, अब अगली हेडिंग है आपकी सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तीनों को हम समझेंगे, तीनों को हम समझेंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम समझने बैठे हैं, समझाने बैठे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने तो नहीं बैठे हैं। ठीक भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आसानी से मैं सारी बातें आपको समझाने में सक्षम रहूंगा, समझाने में सफल रहूंगा, इस बात का विश्वास रखिएगा आप लोग। ठीक, ध्यान से देखना। पहली बात ध्यान से देखना, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से देखना। विधायिका कुछ नहीं है, बहुत सरल बात है विधायिका की, बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। विधायिका का मतलब है यार, कुछ लोग बैठेंगे, कुछ लोग बैठेंगे और कानून बना देंगे, आपके लिए कानून बना देंगे। मतलब संसद विधायिका का काम भारत में करती है। मतलब भारत के लोग वोट करके कुछ लोगों को चुनकर भेज देंगे और वो लोग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, वहां पर बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और नियम बना देंगे, कानून बना देंगे लिखकर कि किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या अपराध है, क्या नहीं है, और इस समय की प्रासंगिकता क्या है, उसके आधार पर वो कानून बनाने का काम करती है। विधायिका कानून बनाने का काम करती है। अब दूसरा, कार्यपालिका कार्य करती है किसका, कानून को पालन करवाने का। कानून का पालन कौन करवाएगा, बोले कार्यपालिका कानून का पालन करवाती है। तो विधायिका की परिभाषा इन्होंने दी है कि विधायिका वह अंग है जो कानून बनाती है, कभी कभी पुराने कानूनों को संशोधित करती है। पुराने कानून हैं, पुराने हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, इसे हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं। और पुराने कानूनों को हटा भी सकती है, निरस्त कर सकती है। ठीक है, ये है आपकी। और इसके साथ जो कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू करवाती है। इसमें कार्यपालिका में कौन कौन कार्यपालिका का सदस्य होगा भाई, पता है? कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो आपके मुख्यमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं। इसके साथ साथ जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। हालांकि वो कार्यपालिका के अंग नहीं है, लेकिन वह भी काम यही करते हैं, आपके कानूनों को लागू करवाने का काम प्रशासनिक अधिकारी भी करते हैं। ठीक, न्यायपालिका फिर सर क्या करेगी, फिर न्यायपालिका क्या करेगी, कानून आपने बना दिए विधायिका द्वारा, कानून पारित करवा दिए मतलब लागू करवा दिए कार्यपालिका द्वारा। अब कानून सही है, कानून गलत है, ये कौन देखेगा, ये भैया आके देखेंगे। कौन, ये आपके देखने वाले हैं न्यायपालिका। जनता को न्याय देगा, सरकार को न्याय देगा और हमें जो अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा करने का भी काम न्यायालय, न्यायपालिका का ही होता है। ठीक है मेरे भाई, ये न्यायालय न्यायपालिका का ही होता है। एक शक्ति पृथक्करण, यहाँ पे शब्द अंडरलाइन हमने पहले से कर रखा है, इसको भी समझ लेते हैं जरा। शक्ति पृथक्करण, पहले ये फिगर देख लीजिए, पहले ये फिगर देख लीजिए, बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी का जो सबसे बड़ा जो अच्छा काम है वो मुझे लगा वो यही है। बहुत अच्छे अच्छे फिगर आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। तो ये एनसीईआरटी का फिगर देख लीजिए, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, जो विधायिका है, तीनों मिलकर किस तरीके से काम कर रही हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ शासन कर रही हैं हम लोगों पर।
ठीक है, पहले हम लोगों पर अंग्रेज शासन करते थे, अब वर्तमान में भारतीय लोग ही इस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से शासन कर रहे हैं। हाँ, शक्ति पृथक्करण एक शब्द हमने यहाँ पे यूज किया था। शक्ति पृथक्करण क्या है? शक्ति पृथक्करण कुछ खास बात नहीं। शक्ति का केंद्रण और विकेंद्रण दो शब्द होते हैं। केंद्रण का मतलब है एक जगह पर ही शक्ति का आ जाना, एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियां उपलब्ध होना, और विकेंद्रण या पृथक्करण का अर्थ है अलग अलग बंटवारा। अब यहां पर देखिए, केंद्र विधायिका के पास शक्तियां हैं, कार्यपालिका के पास शक्तियां हैं, और न्यायपालिका के पास अलग शक्तियां हैं। तीन चीजों में इसमें बंटवारा कर दिया गया है। तो ये शक्ति का पृथक्करण है, विकेंद्रीकरण है। और जब एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती तो हम कहते हैं ये शक्ति का केंद्रण है, मतलब शक्ति का एक तरीके से शक्ति एक लोग के पास ही है, केंद्रीकृत शक्तियां। अब सरकार के जो तीन स्तर होते हैं, सरकार के तीन स्तर हैं, कौन कौन से? ये चित्र बहुत ध्यान से देखो जरा, ये चित्र आपको बताने में सफल हो जाएगा कि सरकार के कौन कौन से। सबसे पहली सरकार है केंद्र सरकार, सबसे ऊपर सबसे पहली सरकार केंद्र सरकार, उसके बाद बीच वाली सरकार है जो राज्य सरकार है, तीसरी स्थानिक सरकार है। हालांकि जब हमारा मूल संविधान था उसमें हमें शुरुआत में केवल और केवल दो सरकारों की बात की गई थी। पहली सरकार थी केंद्र सरकार, दूसरी सरकार थी राज्य सरकार। पहली सरकार केंद्र, दूसरी राज्य, दो तरीके की सरकारें होती थी। लेकिन महात्मा गांधी की ग्रामीण उत्थान की बात थी और इस तरीके की बातें थी, तब संशोधन किया गया संविधान में। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73 और 74 संविधान संशोधन। 73 क्या बताता है? ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर सरकार की स्थापना कराई गई, और 74 के माध्यम से नगर पालिका के स्तर पर सरकार की स्थापना करवाई गई। और ये दोनों 1992 में पारित किए गए। भाई दोनों कब पारित हुए? 1992 में। तो नगर अथवा पंचायत, ग्राम के स्तर पर। तो सबसे पहले इनके प्रमुखों को थोड़ा समझ लेते हैं, सरकार थोड़ा और समझते हैं। जो आपकी केंद्र स्तर पर सरकार होगी उसका मुखिया कौन होगा? उसका मुखिया हमेशा रहेगा प्रधानमंत्री। केंद्र स्तर की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राज्य स्तर पर जो सरकार होगी उसका मुखिया हमेशा मुख्यमंत्री होगा। और जो पंचायत स्तर पर सरकार होगी उसको ग्राम प्रधान, सरपंच, इस तरीके के नामों से पुकारते हैं। जबकि नगर पालिका के स्तर पर जो सरकार होगी आपकी, उसको आप लोग बोलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, कहीं कहीं नगर निगम होता है उसको मेयर बोलते हैं, उसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन स्तर की सरकार की क्या हुई? स्थापना हुई यार भारत में। ठीक है, उसी के बारे में डिटेल से इन्होंने क्या करी है? चर्चा करी है। तो ये जरा एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा और एक बड़ा, इसमें बहुत अच्छे चित्र, बहुत अच्छे आर्टिकल, बहुत अच्छे जो टेबल्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। अब ये टेबल बहुत ध्यान सुनना। सबसे ऊपर पहले इन्होंने न्यायपालिका को बांटने की कोशिश करी है। तो भारत में तीन तरीके के वैसे न्यायपालिका अभी भी मौजूद है। सबसे पहला है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो भारत के सबसे अधिकतम, मतलब सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। मतलब उसने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय, जो राज्य स्तर पर मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, जिला न्यायालय भी होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं। तो वो जिला के स्तर पर होते हैं, मतलब राज्य में अलग अलग होते हैं। इसके बाद इन्होंने विधायिका का भी बंटवारा किया है। विधायिका में दो तरीके के बंटवारे होते हैं, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर बंटवारा होगा उसमें संसद में दो सदन होंगे। सदन का मतलब है समूह जो लोगों का। इसमें दो सदन होंगे, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमेशा बोले जाएंगे निम्न सदन और राज्यसभा बोली जाएगी उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा में जो हम लोग, जिनको हम लोग वोट करते हैं, वो चुनकर जाते हैं, उनको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष या सांसद कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। जिनको हम लोग वोट करते हैं और वो पहुंचते हैं संसद में, सांसद होते हैं केंद्र के स्तर पर। सांसद चुनकर, सांसदों में से ही एक प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो वो सांसद होते हैं, लेकिन ये निम्न सदन होता है। अब आप कहेंगे यार कि ये तो चुनकर गए हैं, फिर निम्न सदन क्यों है?
निम्न सदन इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा हर 5 वर्षों में भंग कर दी जाती है, उनका पुनः चुनाव होता है, फिर से बनेंगे, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। कैसे, क्यों क्यों मतलब, तो ये तो क्या परमानेंट है? जी नहीं, इनका चुनाव क्रमबद्ध होता है। मतलब जैसे मान लो 50 लोग हैं तो 20 लोगों का, 10 लोग, 15 लोगों का चुनाव कर लिया एक बार में, फिर अगली साल फिर 15 लोगों का, तब तक वो धीरे धीरे इसी तरीके से क्रम में चलते रहते हैं। पूरी तरीके से लोकसभा विघटित, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ऐसे ही राज्यों में भी 2 स्तर की सरकार कहीं कहीं है, लोकसभा विधान परिषद और विधानसभा राज्यों के स्तर पर, और कहीं कहीं केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद वहां पर उपस्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोनों है, ठीक है। इसके बाद संघ सरकार है, राज्य सरकार है, तो इसमें क्या क्या रक्षा के कार्य होंगे? हाँ ठीक है, ये थोड़ा और समझ लेते हैं। जो राज्य सरकार है उसके पास अपने कार्य अलग हैं, जो केंद्र सरकार है उसके पास अपने कार्य अलग हैं। इनको सूची मिलती है, राज्य सूची है, संघ सूची है, केंद्र सूची है, और एक तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने कानून वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो नए मुद्दे आएंगे वो भविष्य के मुद्दे केंद्र की ओर झुके हैं, वो उन पर केवल और केवल केंद्र नियम बना सकता है। साथ ही अगर समवर्ती सूची में राज्य ने भी अपना कानून बना दिया, केंद्र ने भी बना दिया, तो राज्य का कानून नहीं माना जाएगा, केंद्र को हमेशा वरीयता दी जाएगी। यह बात भी इसमें है, ठीक है, यह बात भी इसमें है। ये यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, रक्षा, देश की हित, विदेशी, परमाणु, संचार, मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, शिक्षा, ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये सारी चीजें केंद्र के पास हैं। फिर पुलिस, कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर जो चीजें हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर भी दी गई है। फिर यार कलाम साहब के बारे में बताया गया है, उनका थोड़ा जीवन परिचय है, शुरुआत में देख लो जरा। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थान पर हुआ है। कलाम साहब का जन्म 1931 में जन्म होता है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में खासकर मिसाइल बनाने में बहुत ज्यादा योगदान किया, मिसाइल मैन इसीलिए बोला जाता है। फिर 2002 से लेके 2007 तक इन्हीं के कार्यकाल में भाई साहब मेरा भी जन्म हुआ, ठीक है। तो इतना इन्होंने क्या, राष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने भारत में सेवाएं दी हैं। ये कुछ उनकी शिक्षाएं हैं, ये कुछ उनकी शिक्षाएं हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं साइड में। ये कुछ इनकी शिक्षाएं हैं, तो उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा। मैं इनकी एक शिक्षा बहुत फॉलो करता हूं, सपने वो नहीं होते जिनको हम लोग सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जिनको जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये बात मैं बिल्कुल इनकी फॉलो करता हूं। इसके बाद इन्होंने बात करी है लोकतंत्र की, कि आखिरकार लोकतंत्र क्या होता है। तो डेमोक्रेसी शब्द से लोकतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का शासन। डेमो मतलब लोग और क्रेस्टो मतलब होता है, क्रेस्टोस मतलब होता है शासन प्रणाली। तो जनता का शासन अर्थात डेमोक्रेसी, जहां पर जनता का शासन हो उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। थोड़ा इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे विधायक, सांसद हम लोग जानते हैं, ठीक है, चुनाव होता है ये भी जानते हैं, जनप्रतिनिधि, प्रत्यक्ष चुनाव, हाँ देख ले रहा हूं, हाँ ठीक है, समझिए जरा। अब लोकतंत्र को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश आपसे करते हैं। लोकतंत्र को हम थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव वाली प्रक्रिया इधर लगा लो, ठीक है, ध्यान सुनना। लोकतंत्र को हम थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र यार कुछ नहीं है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लोगों का शासन, ठीक। कैसे होगा लोगों का शासन? क्या लोग सब इकट्ठे होके, अब मान के चलिए अगर कोई देश या कोई क्षेत्र जहां पर 50 लोग हो, तब तो यार लोगों का शासन सीधा हो जाए। मान लीजिए गांव के लिए सड़क बनानी है, 50 लोग इकट्ठे हो गए, 50 के 50, और 50 ने अपना बात रखी कि गांव की सड़क कैसी बननी चाहिए, क्या बनना चाहिए, और आपस में अस्तित्व मतलब एक निर्णय ले लिया कि ये करेंगे, और फाइनली हो गया। अब मान लो परिवार में एक निर्णय लेना हो, सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय किया कि हाँ क्या होना चाहिए। मान लो कार लेनी है और घर के 5 लोग हैं, 5 लोग बैठे और उन्होंने 3 लोगों ने कहा कि हम लोग फॉर्च्यूनर लेंगे, 4 लोगों ने कहा कि ऑडी ली जाएगी, और निर्णय हुआ कि अब अपना मतलब एक बहुमत के आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया, अपना काम कर लिया। ऐसे जो ऐसा शासन है उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई है। अब पहले भी भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा थी जब आजाद हुए। तो यार इतनी जनसंख्या में डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र कैसे हम लोग स्थापित करेंगे? बहुत बड़ी समस्या थी उस समय।
तो क्या हुआ, क्या विचार बनाया गया, मतलब हम कुछ लोगों को डिसाइड करेंगे। मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि 1000 लोगों पर एक व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति जिसको वो लोग वोट करके चुनेंगे, अब वो व्यक्ति जो कहेंगे हम मानेंगे कि ये इतने 1000 लोगों ने कहा है ना। ऐसे ही सांसद संसद के लिए, केंद्र के लिए, और विधायक राज्य सरकार के लिए चुने जाते हैं, जिनको हम लोग सीधा वोट देते हैं, वोट दे के आते हैं उसमें। ठीक है, अब तो ईवीएम से होता है ना वोट, तो वोट करके आते हैं। वो जिसका ये चित्र आपने देख रहे हैं ना पीछे, ये वही चित्र है। तो ये लोग जाते हैं, अपना बढ़िया स्याही लगाई जाती है ताकि कोई दोबारा से वोट करने ना आ जाए, और हम लोग वोट करके आते हैं। जिसको हमने मान के चले सब लोगों ने एक व्यक्ति को चुना, अब वो व्यक्ति संसद में जाएगा और उस पूरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनकी बात रखने की कोशिश करेगा। उसको हम लोग सांसद कहेंगे केंद्र स्तर पर, और जब वो राज्य स्तर पर होगा, मुख्यमंत्री वाली मीटिंग करेगा अटेंड, तो हम लोग उसको कहेंगे राज्य संसद में विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक कहते हैं भाई। ठीक है, विधायक बोलते हैं। ये बातें तो सब लोग जानते हैं, सांसद विधायक वाली। यार चाचा विधायक है, बहुत सुना होगा डायलॉग, है ना। तो ये इनको हम लोग विधायक बोलते हैं। इन्हीं को यार हम लोग क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, कुछ लोगों का जो समूह है उसमें से जो डिसाइड होके जा रहा है वही आपका जनप्रतिनिधि है। वही आपका कौन है यार? जनप्रतिनिधि है। मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे, मान लो 50 लोग हैं, 50 लोगों में 50 लोगों ने चुनकर एक व्यक्ति को भेजा है, 50 लोगों ने एक व्यक्ति को चुन लिया है। तो जिस व्यक्ति को 50 लोगों ने चुन लिया है वही आपका जनप्रतिनिधि कहलाएगा। फिर वो विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, ग्राम का प्रधान हो सकता है, और पंचायत का जिला पंचायत सदस्य हो सकता है। अलग अलग स्तर पर वो चुनाव इस तरीके से प्रक्रिया कराई जाती है। तो भारत में इसी तरीके का संविधान है, इसी तरीके का लोकतंत्र है, जिसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोग उसको चुन लेते हैं, फिर वो जाकर हमारे लिए उचित निर्णय लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सारांश इस चैप्टर का। सारे पॉइंट की पॉइंट यहां हैं, इनको एक बार पढ़ लेना, इनको एक बार जरूर लिख लेना। इसके साथ मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। शासन क्या होता है, शासन व्यवस्था क्या है, सरकार क्या है, सरकार क्या करती है, बहुत सारी बातें जो भी महत्वपूर्ण थी सारी बातें हमने समझा दी हैं इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार, तो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस हरी सरनम लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो इस तरीके की और मिलती रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जल्दी ही हम आपका अगला चैप्टर कवर कराएंगे, फिर क्लास 6-7 की एनसीईआरटी। यस दीक्षित सर उसमें ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे नई क्लास के साथ। सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत जो सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, धन्यवाद सभी को यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अगर आपको लगे कि वीडियो सर बहुत धीमा करते हैं, धीमे पढ़ाते हैं, आप इसकी स्पीड बढ़ा के 2x पर देख लीजिएगा, 2 स्पीड से। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग आपसे फिर से नई क्लास के साथ। सभी को जय श्री हरि।